फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे मामा भांजाइस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वित्त संस्थान का 5th लेक्चर। इससे पहले मैंने आप लोगों को वित्त संस्था के 4 लेक्चर कंप्लीट करवा दिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका 5वां लेक्चर। तो 5वें लेक्चर में मैंने आपको मैं बताऊंगी इतिहास किसका, एसबीआई का। हम एसबीआई बैंक पढ़ रहे थे। आपने 4th लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर देखिए, वहाँ पर मैंने एसबीआई के बारे में बताया है। अब एसबीआई की स्थापना किस प्रकार से की गई, उसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि भारतीय स्टेट बैंक किसे कहते हैं हम, एसबीआई को। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की उत्पत्ति 2 जून 1806 को कलकत्ता में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना से हुई है। मतलब कि जो एसबीआई की स्थापना है वो 3 बैंकों के निर्माण से हुई है। ये 3 बैंक कौन कौन सी, एक हो गए बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों को विलय कर दिया गया, मतलब इन तीनों बैंकों को मिलाकर एसबीआई की स्थापना की गई थी। तो सबसे पहली बैंक कौन सी थी, बैंक ऑफ बंगाल। इसीलिए हम इसकी उत्पत्ति कब से मान रहे हैं एसबीआई की, 1806 में, क्योंकि 1806 में ही बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। तो बैंक ऑफ बंगाल ही एक क्या है, बैंक ऑफ बंगाल भी क्या है, एक एसबीआई के अंतर्गत शामिल है। इसलिए हम इसकी उत्पत्ति से ही क्या मानेंगे, एसबीआई की उत्पत्ति मानेंगे। तो बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी, उसी समय एसबीआई की स्थापना भी प्रारंभ हुई थी, मतलब उसकी उत्पत्ति भी प्रारंभ हुई थी। बैंक ऑफ बंगाल के बाद बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 में इंपोरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। इन 3 बैंक कौन कौन सी, बैंक ऑफ बंगाल अर्थात बैंक ऑफ कलकत्ता भी कह सकते हैं, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया था। उसके पश्चात ही इसकी स्थापना की गई थी। 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण भी किया गया, साथ ही साथ इसकी स्थापना भी की गई थी। चलो, अब एसबीआई में कितने सदस्य होते हैं, एसबीआई में कितने सदस्य होते हैं, मैंने आप लोगों को कहा था आरबीआई में कितने सदस्य होते हैं, आरबीआई में कितने सदस्य होते हैं, तो आरबीआई में मैंने सदस्य बताए थे आपको 21। आरबीआई में 21 सदस्य होते हैं और एसबीआई में कितने होते हैं, इसमें 14 सदस्य होते हैं। एसबीआई में कितने सदस्य होते हैं, 14 सदस्य होते हैं। और 14 सदस्य कौन कौन से होते हैं वो जानते हैं। तो एक तो अध्यक्ष होता है, जैसे आरबीआई में क्या होता था, एक गवर्नर होता था, एक गवर्नर और क्या है, 2 डिप्टी गवर्नर, एक गवर्नर 2 डिप्टी गवर्नर, फिर बाद में 2 सचिव, 4 व्यक्ति ऐसे होते जो वित्त सचिव के होते थे, है ना। ये सब मैंने आपको बता दिया था। अब हम एसबीआई के बारे में पढ़ते। एसबीआई में कितने सदस्य हैं, इसमें 14 सदस्य। 14 सदस्य में से एक व्यक्ति होगा, अध्यक्ष होगा, फिर 4 होंगे, 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हम कहेंगे प्रबंध निर्देशक, अर्थात वो मैनेजमेंट का कार्य करते हैं, अर्थात प्रबंध निर्देशक का कार्य करते हैं। फिर 9 ऐसे व्यक्ति होते हैं जो संचालक होते हैं, अर्थात डायरेक्टर होते हैं। 9 एसबीआई के क्या है, संचालक होते हैं। और इनकी नियुक्ति, अर्थात जो ये अध्यक्ष हो गया, प्रबंध निर्देशक हो गया या फिर संचालक हो गया, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती, केंद्र सरकार के द्वारा की जाती। तो एसबीआई की जो सदस्य उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, परंतु आरबीआई का जो गवर्नर है उसकी नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती, परंतु कैबिनेट सचिव की सिफारिश पर की जाती थी। ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो एसबीआई में कितने सदस्य होते हैं, 14 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 प्रबंध निर्देशक और 9 संचालक, और इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। चलो, अब मैंने आपको बताया था जो वाणिज्य बैंक बताए थे मैंने, उसमें वाणिज्य बैंकों में हम 3 प्रकार के बैंक पढ़ते, सार्वजनिक बैंक, निजी बैंक और विदेशी बैंक पढ़ते। तो हम यहाँ पढ़ेंगे, मैंने सार्वजनिक बैंक बता दिया, सार्वजनिक बैंक के 12 सार्वजनिक बैंक भी बता दिए, साथ ही साथ सार्वजनिक बैंक का सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई, उसके बारे में भी बता दिया। अब हम पढ़ेंगे निजी बैंक। अभी निजी बैंक क्या होता है, निजी बैंक जिसे हम प्राइवेट बैंक कहेंगे, मतलब निजी संपत्ति उसको हम प्राइवेट संपत्ति कहते हैं ना। तो निजी बैंक ऐसी वित्तीय संस्था है जिनका स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होता है, मतलब किसी एक व्यक्ति के पास होता है उसका स्वामित्व, मतलब उसका संचालन करने का। निजी बैंक वे बैंक होती है या फिर वे वित्तीय संस्था होती है जिसका संचालन, जिसका जो प्रबंधन, जो भी उसका क्या करने वाला एक व्यक्ति क्या होता है, एक निजी व्यक्ति होता है। मतलब एक खुद, जैसे मान लेते हैं अभी हमारी कोचिंग है, तो हमारी 3 जो डायरेक्टर, हम तीनों की क्या है, एक तो निजी संपत्ति है, मतलब हमारी ये
निजी संपत्ति इसके अलावा किसी और की नहीं है। तो निजी संपत्ति का, निजी बैंक का मतलब यही होता है किसी व्यक्ति की, उसमें स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के पास हो, तो उसका स्वामित्व मतलब उसका संचालन करने का क्या अधिकार हो किसी व्यक्ति के पास, तो उसको हम निजी संपत्ति कहेंगे। मतलब सरकार के पास उसका क्या होता है, अधिकार नहीं होता है। फिर आते इसके अंतर्गत कौन कौन सी बैंक आती है, तो इसमें आता है ICI बैंक, है ना। कौन सी बैंक आती है निजी संपत्ति के अंतर्गत, ICICI बैंक आती है, जिसे हम कहेंगे इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ICICI को क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर आती है HDFC, एक बैंक आती है, ये पहली है। फिर दूसरी कौन सी, HDFC, जिसे कहेंगे हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। क्या कहेंगे, HDFC का फुल नेम क्या है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। फिर एक बैंक आती है एक्सिस बैंक, एक बैंक का नाम है एक्सिस बैंक, अभी आगे हम सब पढ़ेंगे। इन्हें RBI लाइसेंस प्रदान करता है किस अधिनियम के तहत, ये जो निजी क्षेत्र की बैंक है, हमारा सार्वजनिक, हमारा जो सबसे बड़ा बैंक है वो केंद्रीय बैंक है। तो केंद्रीय बैंक इनको क्या करेगा, ये निजी संपत्ति की बैंक खोलने के लिए उन्हें लाइसेंस प्रदान करेगा, तो इन्हें RBI लाइसेंस प्रदान करता है। साथ ही साथ किस अधिनियम के तहत इसे RBI लाइसेंस प्रदान करता है, तो RBI अधिनियम 1949 के तहत इन्हें RBI क्या करता है, लाइसेंस प्रदान करता है। तो RBI निजी क्षेत्र की बैंकों को RBI अधिनियम 1949 के तहत लाइसेंस प्रदान करता है, तभी ये जो निजी व्यक्ति होते हैं ये क्या करते हैं, अपनी बैंक को स्थापित कर सकते हैं। इन्हें लाइसेंस दिया जाएगा तभी ये बैंक स्थापित कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया। निजी मतलब प्राइवेट संपत्ति, किसी और की, किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होना, केवल एक व्यक्ति का है, मान लेते उसने इस कंपनी को खोला है या फिर उस बैंक को खोला है, तो उस व्यक्ति का ही निजी संपत्ति होगी वो, किसी अन्य व्यक्ति इसमें अधिकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अब आता है विदेशी बैंक। अब विदेशी बैंक, आप नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, विदेशी बैंक मतलब क्या कहा जा रहा है, विदेशी बैंक मतलब वे बैंक जिनके अधिकांश हिस्से का स्वामित्व, वे बैंक जिनके अधिकांश हिस्से का स्वामित्व विदेशी नागरिकों के हाथों में होता है। मतलब कि विदेशी बैंक वे बैंक होती है जिनको खोला जाता है किसके द्वारा, एक विदेशी व्यक्ति के द्वारा, मतलब उससे सबसे ज्यादा जो उसका अधिकार होता है वो विदेशी व्यक्ति का होता है, मतलब वो विदेश में रहकर क्या करा, भारत में बैंक खोल सकता है। वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसकी अनुमति कब प्रदान की गई थी। तो विदेशी बैंकों को हमारे यहाँ पर भारत में खोलने की अनुमति 1919 के बाद दी गई थी। 1919 के बाद भारत में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई थी। मतलब 1919 के बाद कहा गया भारत में विदेशों के द्वारा जो व्यक्ति आ रहे वो हमारे यहाँ पर बैंक खोले और क्या करे, बैंक की सुविधाएं प्रदान करे। तो 1919 के बाद भारत में विदेशी बैंक खोलने की अनुमति प्रदान की गई थी। इसके अंतर्गत कौन कौन सी बैंक आती, पहली हो गई सिटी बैंक, पहली कौन सी हो गई, सिटी बैंक। दूसरी बैंक हो गई है HSBC, जिसे हम कहेंगे हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। क्या कहेंगे, HSBC अर्थात हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, है ना। ये आप नाम से स्पष्ट होगा, हांगकांग, संघाई, ये विदेशी बैंक है ना। फिर आते बैंक ऑफ चाइना, ये चाइना की बैंक है इसलिए बैंक ऑफ चाइना। और एक आती स्टैंडर्ड एवं चार्टर्ड बैंक, ये स्टैंडर्ड एवं चार्टर्ड बैंक है, ये ब्रिटेन की बैंक है, यह है ब्रिटेन की बैंक है। इसमें 100 से अधिक शाखाएं, इसमें क्या है, इसकी जो शाखाएं ना सबसे अधिक शाखाएं, मतलब इसकी सहायक शाखाएं, इसकी सहायक बैंक। तो जो स्टैंडर्ड एवं चार्टर्ड बैंक है ना, ये ब्रिटेन की बैंक है जिसमें 100 से अधिक शाखाएं सम्मिलित है, मतलब 100 शाखाओं से मिलकर ये बैंक बनी हुई है। तो आप विदेशी बैंक वे होती जिसका अधिकांश स्वामित्व विदेशी व्यक्ति के हाथ में होता है, उसे हम विदेशी बैंक कहेंगे। साथ ही साथ इसकी अनुमति भारत में 1919 के बाद भारत में इसकी अनुमति प्रदान की गई थी विदेशी व्यक्तियों को कि हमारे यहाँ पर आओ और तुम बैंक खोलो और हमें सुविधा प्रदान करो। फिर इसके अंतर्गत सिटी बैंक आता है, फिर HSBC आता है, चाइना बैंक आता और स्टैंडर्ड ऑफ चार्टर्ड बैंक भी आता है जो कि ब्रिटेन का है। चलो कुछ नोट है, मतलब कि मैंने आप लोगों को कहा विदेशी बैंक, तो विदेशी बैंक को खोलने के लिए कुछ न कुछ मापदंड तो होंगे, मतलब उसकी किस प्रकार से उसको खोला जाए, है ना, उसके मापदंड पड़ते हैं। तो विदेशी बैंक को खोलने के लिए क्या क्या होना चाहिए, पहले तो प्रथम शाखा खोलते समय, मतलब हम यदि विदेशी बैंक की एक प्रथम शाखा खोल रहे तो हमारे पास कितने पैसे होना चाहिए, $100 मिलियन तक की पूंजी होना चाहिए। यदि हम क्या कर रहे हैं,
प्रथम शाखा खोल रहे, फर्स्ट शाखा खोल रहे, तो हमारे पास $100 मिलियन तक हमारे पास क्या होना चाहिए, इतने पैसे होना चाहिए। तो यदि हम विदेशी बैंक हमारे भारत में, विदेश व्यक्ति भारत में आके बैंक खोलेगा, जिसे हम विदेशी बैंक कहते हैं, यदि वो बैंक यहाँ पर खोलेगा या फिर प्रथम शाखा वो खोलेगा, तो उसके पास $100 मिलियन तक की पूंजी होना चाहिए। ये इसका पहला नियम था। अब दूसरा नियम क्या है, यदि दूसरी या तीसरी शाखा के विस्तार के लिए अतिरिक्त, मतलब $100 मिलियन तो होना चाहिए, उसके अतिरिक्त $5 मिलियन भी होना चाहिए। मतलब एक शाखा खोलने के लिए उसको $10 मिलियन तक होना चाहिए, और दूसरी और तीसरी शाखा खोलने के साथ साथ उन्हें $10 मिलियन तो होना ही चाहिए, परंतु उसके अतिरिक्त $5 मिलियन भी होना चाहिए, एक्स्ट्रा लग रहे हैं। फिर मैंने बताया था आपको स्टैंडर्ड एवं चार्टर्ड बैंक, जो कि ब्रिटेन की सर्वाधिक शाखा वाली बैंक है, इसकी शाखाएं कितनी है, 100 शाखाएं हैं। फिर आती कतर की एक प्रमुख बैंक जिसका नाम है दोहा, कतर की एक प्रमुख बैंक है जिसका नाम है दोहा, जिसे भी लाइसेंस प्रदान किया गया, इन्हें भी लाइसेंस दिया जाता है। विदेशी बैंकों को मैंने कहा इन्हें लाइसेंस प्रदान किया जाता है। तो कतर की एक प्रमुख बैंक जिसका नाम है दोहा बैंक, इसे भी लाइसेंस मिल गया है या फिर इसे लाइसेंस प्रदान किया गया। इतना समझ में आया आप लोगों को। पहली शाखा खोलेंगे तो हमें $100 मिलियन तक की पूंजी होना चाहिए, और यदि दूसरी या तीसरी शाखा खोलेंगे तो 100 मिलियन नहीं 10 मिलियन, ठीक है। क्या है, प्रथम शाखा खोलते समय में $10 मिलियन तक की पूंजी होना चाहिए, और दूसरी और तीसरी शाखा खोलेंगे तो इसके अतिरिक्त हमें $5 मिलियन तक की और भी हमें पैसे होना चाहिए, ठीक है। फिर संघाई स्टैंडर्ड और चार्टर बैंक, जो कि ब्रिटेन की है, जो कि 100 शाखा वाली बैंक मानी जाती है। कतर की एक प्रमुख बैंक है जिसका नाम है दोहा बैंक। ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे और बढ़ते हैं, क्या है, चलो अब एक है, क्या है इसको, RRB, क्या है, रीजनल रूरल बैंक। RRB अर्थात रीजनल रूरल बैंक, जिसे हम कहेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। कब की गई थी, 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। 2 अक्टूबर 1975 को SBI की RRB अर्थात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। इसका आधार क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976, मतलब ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, तो आप क्या कहोगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत की गई थी, है ना। किस अधिनियम के तहत, 1976 अधिनियम के तहत की गई थी। फिर पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहाँ पर खोला गया था, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में। तो पहला RRB अर्थात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या फिर रीजनल रूरल बैंक जो है कहाँ पर खोला गया था, फर्स्ट वाला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में खोला गया था। फिर जब ये बैंक खोलेंगे तो उसमें हिस्सेदारी कितनी होना चाहिए, तो इसमें कहा गया RRB हिस्सेदारी मतलब केंद्र सरकार की कितनी होना चाहिए, 50% की भागीदारी, और राज्य सरकार की 15% की, और प्रायोजक बैंक की 35%। तो यदि हम क्या करेंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलते समय इसमें हिस्सेदारी किसकी, तो हिस्सेदारी केंद्र सरकार की कितनी होना चाहिए, 50%, राज्य सरकार की 15% और प्रायोजक बैंक की 35% की हिस्सेदारी होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब ये जो मैंने बताया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य आपके उनके नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात ग्रामीण जो व्यक्ति है उनका विकास करने के लिए। तो क्या गया यहाँ पर देखो कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना और कमजोर वर्गों को रियायती ऋण देना, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की सुविधाएं प्रदान करना, ग्रामीण व्यक्तियों को भी बैंक की सुविधाएं प्रदान करना, साथ ही साथ यदि वो उनको ऋण चाहिए, वो ऋण लेना चाहेंगे तो रियायती का मतलब क्या होता है, छूट, मतलब उनको क्या करें, कम ऋण पर या कम ब्याज पर उन्हें ऋण प्रदान किया जाए। पहला तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का जो उद्देश्य क्या है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का उद्देश्य है, पहला ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध की जाए, साथ ही साथ कमजोर वर्ग है उनको रियायती पर ऋण दिया जाए, मतलब उन्हें बहुत कम ब्याज पर ऋण दिया जाए, अर्थात उन्हें छूट दी जाए।
साथ ही साथ ग्रामीण बचत को उत्पादन गतिविधियों में निवेश करना, साथ ही साथ ग्रामीण का जो बचत है उसको क्या करना, उत्पादन गतिविधियों में निवेश करना। अब वो प्रायोजक बैंक का कार्य क्या होता है, मैंने आपको कहा प्रायोजक बैंक की भागीदारी इतनी है, तो इसका कार्य क्या होगा। तो प्रायोजक बैंक की भागीदारी होती है आरबीआई के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना। आरबीआई जो प्रायोजक बैंक है उसका कार्य क्या होता है, उसका एक और कार्य होता है, वो आरबीआई के जो कर्मचारी है उनको क्या करती है, प्रशिक्षण देती है। तो आज जो प्रायोजक बैंक है उसका कार्य क्या होता है, तो आरबीआई बैंकों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। केलकर समिति की सिफारिश पर 1987 के बाद नए आरआरबी बैंक की स्थापना बंद कर दी गई। मतलब इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। फिर बाद में कौन सी समिति, केलकर समिति की सिफारिश पर इसे 1987 के बाद ये आरआरबी की स्थापना बंद कर दी, मतलब इसके बाद इसकी स्थापना नहीं की गई। अर्थात 1987 में केलकर समिति की सिफारिश पर इन बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को की स्थापना को बंद कर दिया गया। अब आता है बैंकों का विलय। अब बैंकों का विलय क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो बैंक का विलय का मतलब होता है एक बैंक से दूसरे बैंक को, उन दोनों को मिलाना और उससे नई बैंक का निर्माण करना। तो क्या कहा गया, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो मौजूदा संस्थाओं को मिलाकर एक नई या मजबूत संस्था का निर्माण करना। मैंने आपको कहा, अभी मैंने आपको एसबीआई के जो बैंक उनके बारे में बताया था, एसबीआई का इतिहास, उसमें कौन कौन सी बैंक थी, एक तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे। इन तीनों बैंकों को मिलाकर क्या बना दिया था, प्रेसिडेंसी बैंक, मतलब इंपोरियल बैंक 1921 में इसका नाम चेंज कर दिया था और फिर बाद में इसकी स्थापना की गई और एसबीआई नाम दे दिया गया। तो वैसे क्या कहा गया, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें मान लेते हैं दो बैंक है या फिर दो मौजूदा संस्थाओं को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर हम एक नई संस्था का निर्माण करेंगे या फिर एक मजबूत संस्था का निर्माण करेंगे, उसको हम कहेंगे बैंक का विलय। इसका उद्देश्य क्या है, हम बैंक का विलय किस उद्देश्य से कर रहे हैं, इससे हमें क्या फायदा होगा कि हम सभी बैंकों को एक साथ मिला देंगे, उस नई बैंक का निर्माण करेंगे, इससे हमारा क्या फायदा होगा। तो वो देखते हैं, बैंकों की पहुंच का विस्तार होगा, अर्थात बैंक की पहुंच का विस्तार होगा। फिर साथ ही साथ बैंकों की अर्थव्यवस्था में भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा, बैंकों को अर्थव्यवस्था की भागीदारी में बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर बड़े पैमाने पर बैंकों का निर्माण होगा, साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर बड़े पैमाने पर बैंकों का निर्माण होगा। ये क्या होगा, इसके उद्देश्य हो गए। चलो अब बैंक का विलय का इतिहास, ये थोड़ा सा यहाँ पर आप देख लेना है ना, ये भारत में तो ये बैंकों के विलय का इतिहास, ये इतिहास थोड़ा दिखाया। देखो 1993-94 में 1993-94 पंजाब नेशनल बैंक के साथ साथ न्यू इंडियन बैंक का विलय हो गया था। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ देख दो यहाँ पर क्या लिखा है, इसको आप शॉर्ट फॉर्म लिख लो, पंजाब नेशनल बैंक प्लस न्यू इंडिया बैंक। न्यू इंडिया बैंक में इन दोनों का विलय कर दिया गया है ना। तो 1993-94 में पंजाब नेशनल बैंक और न्यू इंडिया बैंक दोनों का विलय कर दिया गया। फिर आता है 2004 में 2004 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स या फिर ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का विलय कर दिया गया। 2004 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और ग्लोबल ट्रस्ट बैंक इन दोनों का विलय कर दिया गया। फिर 2008 आया, 2008 में एसबीआई में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय कर दिया गया। 2008 में एसबीआई के साथ स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय कर दिया गया। फिर 2017 आता है, तो 2017 में एसबीआई में 5 सहयोगी बैंकों का विलय कर दिया जाता है। 2017 में एसबीआई में 5 सहयोगी बैंक है उनका विलय कर दिया जाता है। फिर 1 अप्रैल 2019 को विजया बैंक और देना बैंक इन दोनों का विलय बड़ौदा बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया जाता है। तो 1 अप्रैल 2019 को विजया बैंक और देना बैंक इन दोनों का विलय कर दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में, है ना। फिर आता 1 अप्रैल 2020 को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया इन दोनों का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया। ठीक है, आपको ये याद ही करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख लेना 1993-94 में पंजाब नेशनल बैंक है और न्यू इंडिया बैंक इन दोनों का विलय हुआ था। चलो और थोड़ी सी बची यहाँ पर आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन ऑफ
क्या है, देखो आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक इन दोनों का विलय कहाँ पर हो गया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में इन दोनों का विलय हो गया। किसका किसका, आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक इन दोनों का विलय यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में हो गया। और इलाहाबाद बैंक का विलय हो गया इंडियन बैंक में, तथा सिंडिकेट बैंक का विलय हो गया केनरा बैंक में। पहला आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय कहाँ पर हो गया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में हो गया। फिर इलाहाबाद बैंक का विलय हो गया इंडियन बैंक में, और सिंडिकेट बैंक का विलय हो गया केनरा बैंक में। ठीक है, चलो अब लघु वित्त बैंक क्या होती है पढ़ते हैं, अर्थात स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। अब स्मॉल फाइनेंशियल बैंक क्या है और इसकी स्थापना कब की गई थी वो जानते हैं। तो पहला तो इसकी स्थापना या फिर इसकी सिफारिश, जो लघु वित्त बैंक है, क्या कहेंगे, लघु वित्त बैंक, जिसे हम स्मॉल फाइनेंशियल बैंक कहेंगे, इसे नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया। जो लघु वित्त बैंक है जिसे हम स्मॉल फाइनेंशियल बैंक कह रहे हैं, ये इसको किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया, तो इसको नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर बनाया गया है। तो लघु वित्त बैंकों का स्थापना, लघु वित्त बैंक की स्थापना नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया है। ये वाणिज्य बैंकों का एक छोटा और सीमित संस्करण होता है। ये वाणिज्य बैंकों से एक छोटा संस्करण होता है। वाणिज्य बैंक का मतलब सार्वजनिक बैंक, निजी बैंक और विदेशी बैंक आती है। तो इनसे भी छोटा एक संस्करण है जिसे हम कहेंगे लघु वित्त बैंक, अर्थात स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। तो ये वाणिज्य बैंकों का एक छोटा और सीमित संस्करण है। ये जमा स्वीकार करता और ऋण दे सकता है। जो लघु वित्त बैंक है वो जमा भी स्वीकार करता है और ऋण भी प्रदान करता है। इसका मापदंड, अर्थात हमें जो लघु वित्त बैंक है उसको स्थापित करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो हमें 100 करोड़ तक की पूंजी होना चाहिए और 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यदि हम लघु वित्त बैंक खोलना चाह रहे हैं तो हमें 100 करोड़ तक की पूंजी होना चाहिए हमारे पास, साथ ही साथ हमें 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो पहले आप बताना, जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है उसको किस समिति की सिफारिश पर लाया गया, तो आप क्या कहोगे, नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर इसे लाया गया है। साथ ही साथ ये वाणिज्य बैंकों का छोटा एवं सीमित संस्करण माना जाता है और ये जमा स्वीकार करता और ऋण प्रदान करता है। और यदि हमें इसे खोलना होगा तो हमारे पास 100 करोड़ तक की पूंजी होना चाहिए, साथ ही साथ हमें 10 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चलो और कुछ फैक्टर यहाँ पर दिए हैं वो आपको बता देती हूँ। तो ग्रामीण बैंक का वित्त समावेशन, हमें क्या करना है, ग्रामीण बैंकों का वित्त समावेशन करना, ग्रामीण बैंकों का वित्तीय समावेशन करना है। और 75% ऋण प्राथमिक क्षेत्र को देना है। हमें ग्रामीण बैंकों का वित्त समावेशन करना है और 75% ऋण हमें क्या करना है, प्राथमिक क्षेत्र को देना। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन इनको आता है। फिर नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर ही 2015 में 10 कंपनियों को स्मॉल फाइनेंशियल का लाइसेंस दिया गया। देखो, नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर ही स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की स्थापना की गई थी और उसी समिति के आधार पर, नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर ही 2015 में 10 बैंकों को या फिर 10 बैंकों को स्मॉल फाइनेंशियल का लाइसेंस प्रदान किया गया। 10 बैंकों को क्या किया गया, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का लाइसेंस दिया गया। मतलब तुम क्या कर सकते हो, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की स्थापना कर सकते हो। तुम्हारे पास 100 करोड़ तक की पूंजी होना चाहिए और 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है जैसे कि कैपिटल स्मॉल फाइनेंस। अब जो 10 बैंक थी उसमें से पहली बैंक का नाम क्या है, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जिससे सबसे पहले लाइसेंस प्रदान किया गया था। तो लघु वित्त बैंक अर्थात स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में पहली बैंक कौन सी है जिसे इसका लाइसेंस प्रदान किया गया था, तो पहली बैंक है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जिसे फर्स्ट में 24 अप्रैल 2016 को स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस प्रदान किया गया था। फिर आगे आता उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिर आती एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और यूनाइटेड स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो मैंने कहा नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर लघु वित्त बैंक की स्थापना की गई थी और उसी समिति की सिफारिश पर 2015 में, इसी समिति की सिफारिश पर 2015 में 10 बैंकों को क्या किया गया, लघु वित्त बैंक का लाइसेंस दिया गया। उसमें से सबसे पहली बैंक है जिसे लाइसेंस दिया गया था, जिसका नाम है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। उसके पश्चात दूसरी बैंक आती उज्जीवन
और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और UT स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आया, मैंने बताया। चलो, और कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो भारत में 2023 तक भारत में देखा जाए तो कितनी स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गई थी? 2023 तक भारत में 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गई थी। क्या है? 2023 तक देखे तो हम 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गई थी। फिर अगली बैंक हम पढ़ते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। अगली बैंक का नाम है, अर्थात दूसरी बैंक हम पढ़ रहे हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। अब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना की गई थी 2018 में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2018 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली, मतलब नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय, अर्थात इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना 2018 में की गई थी। साथ ही साथ इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसका थीम क्या था? मतलब इसका जो आधार वाक्य कह सकते हैं या फिर हम देह वाक्य कह सकते हैं, क्या है? आपका बैंक आपके द्वार। इसका जो देह वाक्य क्या है? आपका बैंक आपके द्वार। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना 2018 में की गई थी। साथ ही साथ इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसका जो थीम वाक्य क्या है? तो आपका बैंक आपके द्वार, ये इसका थीम वाक्य है। फिर इसका मंत्रालय कौन सा है? तो दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय। अर्थात इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो मंत्रालय है जिसका नाम है दूरसंचार मंत्रालय। अब देखो, जो भारतीय महिला बैंक, मैंने आप लोग को एक पहले ही जब पढ़ाने से पहले बताया था कि शायद पहले फर्स्ट वाले लेक्चर में ही बताया था 2013 में महिला बैंक की स्थापना कर दी गई थी। उसे भी 2017 में क्या कर दिया गया था? विलय कर दिया था SBI में। ऐसा मैंने बताया था आप लोगों को। तो इसकी स्थापना जो महिला बैंक है, भारत में महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को की गई थी। और इसे 2017 में कहाँ पर मिला दिया गया था? SBI में सम्मिलित कर लिया गया था। तो SBI में इसका विलय कर दिया था। इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? नई दिल्ली में। जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मुख्यालय भी नई दिल्ली में है, उसी प्रकार से भारतीय महिला बैंक का मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक, अर्थात महिलाओं को उत्थान के लिए ही इस बैंक को स्थापित किया गया होगा। तो क्या है? सभी वर्ग की महिलाओं के लिए वित्त सुविधाएं सुगम बनाना, अर्थात सभी वर्ग की महिलाओं के लिए वित्त क्या है? वित्त का आदान प्रदान करना, सुगम बनाना, वित्त को लेना, वित्त को देना, इनका रास्ता हमें सुगम बनाने के लिए महिला सशक्तिकरण और वित्त समावेशन को बढ़ावा देने के लिए ही महिला बैंक की स्थापना की गई है। क्या हुआ? सभी वर्ग की महिलाओं के लिए वित्त सुविधाओं को सुगम बनाना और महिला सशक्तिकरण और वित्त समावेशन को बढ़ावा देने के लिए ही भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को की गई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब आता है गैर वित्तीय बैंक, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां, अर्थात गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां। उसमें हम पहले पढ़ेंगे अखिल भारतीय वित्त संस्थाएं। अखिल भारतीय वित्त संस्थाओं के अंतर्गत हमें पढ़ना है नाबार्ड पढ़ना है, सिडबी पढ़ना है, एक्सिस बैंक पढ़ना है और NSB पढ़ना है। तो गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां कौन कौन सी? जिसमें अखिल भारतीय वित्त संस्थाएं आएंगी, जिसमें हम नाबार्ड, सिडबी, एक्सिम बैंक और NSB बैंक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बैंकों को हम आगे एक एक डिटेल से पढ़ेंगे। और आती दूसरी आएगी गैर बैंकिंग वित्त संस्थाएं, जिसमें हम पढ़ेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिसमें डी मतलब इसको डिपॉजिट जमा कर लेती है और इसमें डिपॉजिट नहीं करती, और प्राथमिक व्यापारी। ये आपको मैं आगे समझाऊंगी, ये पॉइंट है। पहले हम पढ़ते हैं अखिल भारतीय वित्त संस्थाएं। अखिल भारतीय वित्त संस्थाओं में पहला है नाबार्ड। अखिल भारतीय वित्त संस्थाओं में पहला है नाबार्ड। तो आपको नाबार्ड का फुल नेम याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है, नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल नेम क्या है? नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का फुल नेम है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो नाबार्ड का फुल नेम क्या है? नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट।
अर्थात इसकी स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। फिर इसका मुख्यालय कहाँ पर है नाबार्ड का? जिसका मुख्यालय है मुंबई में। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र, मुंबई में है। ये किसके अंतर्गत आता है? तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अर्थात वित्त से संबंधित, अब नाबार्ड बैंक है तो वित्त से संबंधित है, तो इसका मंत्रालय कौन सा होगा? वित्त मंत्रालय इसका मंत्रालय होगा। तो पहले बताना आप मेरे को, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और नाबार्ड का फुल नेम क्या है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, है ना, ये क्या इसका नाम है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप क्या बताओगे इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो कहोगे मुंबई, महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है, जो कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र में वित्त उपलब्ध कराना। इसका नाबार्ड का उद्देश्य ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र में क्या करना है? वित्त उपलब्ध कराना, अर्थात पैसे उपलब्ध कराना या फिर आर्थिक सहायता करना ही क्या है इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसकी टैगलाइन क्या है, या फिर इसको हम 3 वाक्य कह सकते हैं, जो कि चेंज होता रहता है ना। क्या है? टेकिंग रूरल इंडिया फॉरवर्ड। क्या है? टेकिंग रूरल इंडिया फॉरवर्ड, ये क्या है इसका टैगलाइन है इसकी। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? आगे फिर क्या होता है, जब नाबार्ड की हम स्थापना कर रहे हैं तो उसमें किसकी किसकी अलग अलग हिस्सेदारी होती होगी। तो नाबार्ड की भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? 99%। नाबार्ड में भारत की 99% की हिस्सेदारी, अर्थात केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 99% है। और उसमें आरबीआई के पास इसका हिस्सा कितना है? केवल 1%। नाबार्ड भारत सरकार के पास 99% का भाग रखता है और 1% केवल आरबीआई इसका हिस्सा होता है। इसकी समिति, अच्छा इसको किस समिति पर स्थापित किया गया था? तो नाबार्ड को बी शिवरमन समिति की सिफारिश पर 1979 को गठित किया गया था। क्या हुआ कि नाबार्ड को गठित कब किया गया था? तो 1979 को गठित किया गया था और 82 में उसकी स्थापना कर दी। तो बी शिवरमन की समिति की सिफारिश पर ये समिति कब लाई गई थी? 1979 को गठित की गई थी। इसका कार्य क्या होता है? ये जो बी शिवरमन समिति, इसका कार्य क्या होता है? तो नाबार्ड एक शीर्ष संस्था के रूप में अनेक वित्तीय संस्थाएं क्या करी? अनेक वित्तीय संस्थाओं को सहायता प्रदान कर रही। जो नाबार्ड है वो शीर्ष एक संस्था है, मतलब एक वित्त संस्था, मतलब सबसे ऊंची संस्था है, बड़ी संस्था है। तो अनेक वित्तीय संस्थाओं को वित्त उपलब्ध कराती होगी, उनको सहायता करती होगी। तो उसमें कौन कौन सी जो बैंक आती है उनकी सहायता करती है, जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया। फिर राज्य सहकारी बैंक हो गया, अनुसूचित वाणिज्य बैंक तथा गैर वित्तीय संस्थाओं को ऋण सुविधाएं प्रदान करना ही इसका कार्य होता है। इतना समझ में आ गया आपको नाबार्ड? चलो अब ये हम ना कल पढ़ेंगे। यहाँ से जो सीडबी है वो हम यहाँ से कल पढ़ेंगे। तो इसके लेक्चर 1-2 लेक्चर और आएगा, उसके बाद भी हमारा जो वित्तीय संस्था है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।